यूपीएससी की पर्टिकुलरली बात करें तो जैसा आपने कहा 10 लाख के करीब हर साल लोग फॉर्म भरते हैं या लोग तैयारी करते हैं और 1,000-1,200 के करीब जो हैं वो निकलते हैं, उनमें से भी 250 ही आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। राइट, तो इतना कम, मतलब 0.01% सक्सेस रेट है अगर हम देखें तो। इतना स्लिम सक्सेस रेट है, तो क्या इसका ये मतलब है कि बाकी जो सारे लोग इस रन में हैं, क्या वो सारे फेल्ड हैं, फेलियर्स हैं? ऑब्जेक्टिवली कैसे हम अपनी फेलियर से इंसाइट्स लें और लाइफ में आगे बढ़ें? सी वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर 1,000 बच्चा पेपर दे रहा है उसमें से एक सिलेक्ट हो रहा है तो वो बाकी जो बच गए दे आर डेफिनेटली नॉट फेलियर. वॉट मे बी द स्ट्रैटेजी डिड नॉट वर्क फॉर देम एंड देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन. What is important for students, which I always try to advise them, which is I know it's not easy, कि माइंड में ना एक फॉल बैक करियर ऑप्शन को रखने की आवश्यकता है. टॉपर्स माइंडसेट, आप खुद एक टॉपर रहे हो, योर रैंक वाज 13 इन ऑल इंडिया यूपीएससी एग्जाम, एंड एक टॉपर का जो माइंडसेट होता है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स? योर इंटरनल एक्स फैक्टर, that is the most important. So what do I mean by X factor is your burning desire, कि आपको किस चीज़ से किक मिल रही है. और जब हम बात करते हैं बिकमिंग अ टॉपर, इट इज़ नॉट एक्चुअली टॉपिंग एनी एग्जाम. आई व्यू इट इन अ मोर होलिस्टिक वे. आई व्यू इट लाइक दैट कि अचीविंग समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी. एज अ सिविल सर्वेंट आप जो डिसीजंस लेते हो, आप जो रिफॉर्म्स बनाते हो, सोसाइटी में क्या चेंजेस अभी रिक्वायर्ड है, ये सब जब आप कॉल्स लेते हो, तो इस डिसीजन में कितना इन्फ्लुएंस आपको आता है ऊपर से या पॉलिटिशियन से या किसी और फोर्स से जो आपके काम में डिले कॉज करता है? डज दिस हैपन? टुडे आई हैव विद मी आईएएस ऑफिसर सोनल गोयल, जिन्होंने पिछले 15 साल से खुद को डेडिकेट किया है नेशन बिल्डिंग और नेशन सर्विस में. शी हैज़ रिसेंटली लॉन्च हर बुक कॉल्ड नेशन कॉलिंग, which is about a holistic approach to UPSC aspirants about civil services exam. She is currently the Secretary for Government of Tripura. She has held important positions in government offices in Tripura and Haryana. She is a commerce graduate from Sri Ram College, Delhi. And also she studied LLM, her MA in public policy, and of course a CS. So she brings forward a very holistic perspective towards what are the components of a topper's mind. How do winners think in life? How do you become a winner? What are the common challenges? How to navigate in the best and the most effective manner? What are some key strategies? तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज के इस एपिसोड में हम करेंगे. तो ये एपिसोड जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट यूपीएससी, क्योंकि जो हम स्ट्रैटेजीज बात करेंगे दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल. In fact, not just the students, people who are in their jobs, people who are struggling to stay motivated, stay disciplined, are finding it difficult to overcome the challenges in their life. The power of setting up a clear routine for yourself, clear goals, all of this is something that we have discussed in this episode. So watch it till the end. And now, let's get into this conversation with IAS Sonal Goel. Hi Sonal ji. Hello. I am very excited to meet you. I am also very delighted to be at this very important podcast. The theme of the Journey Within podcast is to explore our inner dimension. Build a close relationship with our own inner self. खुद को और बेहतर तरीके से जानना is the objective of the Journey Within podcast. और आपकी स्टोरी के थ्रू, क्योंकि आपने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. आप पहले एक कॉर्पोरेट करियर में थी, उसके बाद आपने स्विच किया कि मुझे यूपीएससी करना है, नेशन बिल्डिंग में अपना एक रोल निभाना है. आपने वो स्विच किया. तो यू हैव हैड योर बैटल विद सक्सेस, विद फेलियर्स, विद चैलेंजेस, विद कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल ऑफ दैट. और वो सबसे आप ओवरकम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं. So I have been trying. You have been trying and you have been inspiring so many people beautifully along the way. तो सबसे पहले I want to bring this conversation with टॉपर्स माइंडसेट. आप खुद एक टॉपर रहे हो, योर रैंक वाज 13 इन ऑल इंडिया यूपीएससी एग्जाम, एंड एक टॉपर का जो माइंडसेट होता है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स? फर्स्टली जस्ट टू शेयर कि मैं टॉपर स्कूल में इनिशियली डेज में नहीं थी. इनफैक्ट देयर वाज अ मोमेंट, इनफैक्ट वी शिफ्टेड आवर हाउस व्हेन आई वाज वेरी यंग. सो आई shifted my house and we got admitted into a new school at the standard 6.
सो स्टैंडर्ड 6 में मेरा नए स्कूल में एडमिशन हुआ एंड यू नो टिल दैट टाइम आई हैड बीन अ काइंड ऑफ अ बैलेंस स्टूडेंट, सो पढ़ाई भी थोड़ा किया, खेला भी, आई अ काइंड ऑफ अ मिक्स. बट देन सिक्स्थ में ऐसा हुआ कि समहाउ इट सो हैपेंड दैट देयर वर टू सब्जेक्ट्स ऑन विच आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फेलिंग. सो मतलब मुझे ये थोड़ा सा सेटबैक ये लगा कि भाई ठीक है, नंबर कम आना इज़ ओके, बट फेल होना तो अच्छी बात नहीं है, कौन स्पेशली से वो व्हेन. 2 सब्जेक्ट्स थे? So that was actually one was geography and and one was again GK. So these were the वाओ! व्हाट आर यू सेइंग? so yeah and so उस टाइम में एक एक बोलते हैं ना, एक अंदर से कुछ ऐसा फील हुआ कि ये अच्छा नहीं है. And that is how like seventh onwards then in the same school of course I was there, so I kind of tried to improvise. And seventh में थोड़ा stabilize हुई मैं studies के अंदर. And I paid more attention to how I could improve. My teachers also helped me. I tried to improve my handwriting also at that particular point of time because I was in DAV. And DAV में just to share, board होता है in the 8th. It's We have in 8th class the education board, DAV education board. So one of my teachers only, she suggested ki you are otherwise trying very hard, but your handwriting is not very good. It is not that legible. सो मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अगर इस पे थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो जब आपके बोर्ड में जब कॉपीज चेक होंगी तो दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग बट इन अ बेटर वे. सो आई एक्चुअली ड्यूरिंग 8th क्लास आई इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग विच people do in a very early stage. So that was how. So you know, when you're talking about toppers, so yes, from 8th onwards, so my orientation went off towards academics and I was generally in the top 3, and then I got admission into Shri Ram College, which we know is India ka one of the best. And even मेरे school से मेरा selection into SRCC was first. So from my school, nobody had ever earlier, you know, got admission into the Shri Ram College of Commerce. So moving ahead with my journey, so then my transition from corporate sector to civil services. So what I feel when you're talking about the toppers mindset, I think that you know your internal X factor, that is the most important. So what do I mean by X factor is your burning desire, कि आपको किस चीज़ से किक मिल रही है. ये टर्म बहुत आजकल इन फैशन है, किक मिलना. किस चीज़ से आपको किक फील हो रही है, किक मिल रही है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जब हम बात करते हैं बिकमिंग अ टॉपर, इट इज़ नॉट एक्चुअली यू नो टॉपिंग एनी एग्जाम. आई व्यू इट इन अ मोर होलिस्टिक वे. आई व्यू इट लाइक दैट कि अचीविंग समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, और जिससे आपको एक ओवरऑल हैप्पीनेस डिराइव हो, ऐसा कुछ काम करना. वो काम आप किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट होके भी कर सकते हैं. वो काम अपने, मेरा जो प्रोफेशन, मेरा जो करियर है उसमें डेली बेसिस पे, अब तो ऑफ कोर्स मैं फील्ड में नहीं हूँ, बट जब मेरी फील्ड पोस्टिंग्स थी डेली बेसिस में ऐसे बहुत इंस्टेंसेस आते थे व्हेन यू वुड फील कि नो दिस इज़ अ रियलिटी एंड यू हैव टू हेल्प, एंड even your small thing would be meaning a big thing for them, and that is a kind of a happiness which you derive. So what I mean to say is that for having that topper's mindset, what is most important is identifying what is your burning desire, what is your kick factor, what are your quirks, what are your passion, and what is it that is driving you. That is very very important. और जिस चीज़ से आपको पुश मिलता है उसी चीज़ से ही आप उस मकाम तक पहुंच सकते हो जो आप अपने आप को देख रहे हो. द वे यू विजुअलाइज योर सेल्फ, that should have actually a compelling genuine factor, then only you will be able to reach up to that level. Sir, यू नो सोनल जी, आई फील कि हम जब बड़े होते हैं, वी आर मोस्ट ऑफ अस आर ब्रॉट अप विद द बोरोड ड्रीम्स, विद द आइडिया ऑफ बोरोड ड्रीम्स, कि ये सपने जो हैं ये बाकी लोगों के थे, उन्होंने अचीव किया, उनकी लाइफ ऐसी लगने लगी, तो तुम्हारा भी ये ड्रीम होना चाहिए. yes, तो वी हैव दिस कल्चरल, आई शुड से, डिफेक्ट और दिस because society feels that these particular people are their role models, राइट. and when they see that yes, this particular child has reached up to that level, for example cracked an IIT examination, got into good IIT, got into good IIMs, so that becomes a benchmark, right? So what we need to understand is that it is not necessary that you are deriving
from getting into the IIT, or you are deriving the kick into getting into the IIM, or becoming an officer. That is not necessary. So what is important is that yes, this gives an opportunity. This gives a platform to connect to the people at a very young age, and there is diverse opportunities across the career when you move ahead. You work in rural, you work in urban, you work in science and technology, you work in agriculture, health, education. And so there are different kind of platforms, different departments in which you work. But this is also important to understand that yes, this comes with a lot of responsibility, and you do not have a free hand. There are many things, there are many factors which will determine your action, and which sometime will also affect what you were willing to do. That is also a true thing which we have to understand when we are working in the civil services, that there is a dynamic paraphernalia which is governing the entire working of the civil services. Frequent transfers, for example. So my daughter, almost in her every year academic year, it has been in a different school, starting from her preschool, play school in Gomti district in Tripura way back in 2016, 15. And till then, almost this is the second year now she is in the same school. But every year her school has changed. So, so there are many such things. So when we're talking about the clarity, lot of confusions are bound to arise. But what is important is that not we may derive inspiration. It's very natural to be motivated. We are all human beings. मैं भी किसी से कई कई लोगों से मैंने भी अपनी लाइफ की जर्नी में इंस्पिरेशन डिराइव किया. Because, when my selection into civil services was also kind of a shift from corporate sector, because I read about the civil services in the magazine in my college. In a very later part of my graduation, third year में मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में मैंने पढ़ा. उससे पहले किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की थी. तो I never had that exposure. And when I read about it, I felt so much, inspired, and I actually felt कि मुझे इसमें जाना है. And when I discussed this at home, nobody agreed because हमारी फैमिली में कोई था नहीं, एंड हमारा हरियाणा में रूट्स रहा है. पानीपत से मेरे फादर बिलोंग करते हैं, which is kind of driven by patriarchy, and none of my cousins at that time, the female cousins, they had education beyond their graduation days. So, there was this kind of a shift was due to that motivation, due to that inner drive. So it is very genuine for each one of us to derive that motivation. But what is important is that not to get swayed away by that. हमारे लिए किस लेवल तक जाना अच्छा है और हम कहाँ तक अपने आप को देखना चाह रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. उसको हम अंडरस्टैंड करें, रियलाइज करें. एंड आई नो इट इज़ नॉट वेरी ईजी. इट इज़ नॉट डेफिनेटली नॉट ईजी, स्पेशली व्हेन यू आर इन टीन्स, whether you are in your graduation days, even in your post graduation days, because आज के दिन में I think decision making is even more tougher. Because the options are more, distractions is more. The number of distractions, the number of options, and I think the peer pressure because of social media, so as to say. आप मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी हमारे टाइम में, वो हमारे पास मोबाइल नहीं था. So that was a blessed period because we never knew that what our friends are doing and we were not bothered actually. आज के दिन में तो ये peer pressure ही बहुत है. When I talk with the students, कि उनको लगता है कि हम 2 साल हो गए हम घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, और जो आपने एक आइसोलेशन की बात शुरुआत में बोली, सो आई वुड टर्म इट कि येस, दिस इज़ अ तपस्या. सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन अगर इतना आसान होता तो हर किसी का होता, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. एंड यू आर स्टडिंग फॉर आवर्स टुगेदर, राइट? एंड दैट आवर्स इज नॉट फॉर अ वीक, इट इज़ नॉट इवन फॉर अ मंथ, इट इज़ एटलीस्ट फॉर 2 years. 1 साल जब आपको प्रीलिम्स देना है उससे पहले पढ़ाई शुरू करनी ही करनी है, और फिर प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू जो 3 स्टेजेस हैं वो पूरा जाने में 1 साल लग जाता है. So what is the routine like of a UPSC aspirant? अगर मैं बात करूँ इन 2 साल के लिए, तो कैसे वो रूटीन होता है उनका? So like, of course the focus is always on studies. And studies की जब हम बात करते हैं तो initially में, just to build up that pace and tone, you may study for 8 to 10 hours. And say for example, if you decide to have some coaching, so you'll have to attend the classes also. Or if you don't want to attend some coaching, then also you'll have the study material. COVID-19 के बाद में बहुत अभी ऑनलाइन मटेरियल भी काफ़ी अवेलेबल हो गया है आफ्टर दैट पैंडेमिक. So now students are also, opting for the online materials also.
सो ये 8, 10, 12 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ में क्या है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, आपको करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, जो मैंने बताया कि मेरी जीके मैं वीक थी, पहले भी वीक थी। और मेरा जो फर्स्ट टाइम है सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे जीएस में, मेंस में मार्क्स कम रह गए थे। एंड देन आई इम्प्रोवाइज्ड very consciously my marks in the mains on the general studies. And then beyond your study hours, थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम ज़रूर रखना चाहिए। कितने टाइम मिलता है बियॉन्ड द स्टडी आवर्स? सो जब आपका एग्ज़ाम जब बिल्कुल पीक पे है, फॉर एग्जांपल आपको जब प्रीलिम्स पढ़ना है, प्रीलिम्स देना है, मई या जून में जनरली होता है, मई में होता है जनरली सेकेंड और थर्ड संडे को। दिस टाइम ड्यू टू इलेक्शंस इट इज़ पोस्टपोन्ड इन जून। सो उससे 2 से 3 महीने पहले तो कम से कम आपको फिर सिर्फ पढ़ना ही है। एंड हैव द मिनिमम टाइम विच यू नीड फॉर टेकिंग योर रेस्ट। आपकी स्लीप, आपको फ्रेश फील करना, हैविंग योर बाथ, हैविंग योर बेसिक कॉन्वर्सेशन विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, जिनसे भी बात करके यू फील लाइटर। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है तैयारी का, कि आप इतने अकेले हो जाते हो कि समटाइम्स यू एक्चुअली फील लोनली। This journey of isolation में what is the role of support of friends, family and It is very, very, very important. And when I talk about very, very, very important, I actually mean it because आप ये एग्ज़ाम के बारे में ना सबसे बात भी नहीं कर सकते। They will not understand. They will rather tend to dissuade you, tend to maybe mock on you कि क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। मैंने भी ये फेस किया जब मैं पढ़ा करती थी। आई रिमेंबर, सो माय फादर, माय मदर, दे वर वेरी सपोर्टिव। तो इनिशियली नहीं एग्री किया, बट जब पापा ने जब सपोर्ट किया तो इट वाज ऑल फुल फ्लेश्ड। सो मेरा रूम, स्टडी रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे पापा मम्मी एंड माय ब्रदर सिस्टर, उनका स्टडी रूम एंड ऑल था। तो जैसे सपोज़ घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, रक्षाबंधन है, दीपावली है, भैया दूज है, सो मुझे समहाउ ना क्या था कि आई वॉज़ वेरी सेल्फिश अबाउट माई टाइम। सेल्फिश मतलब सेल्फ कॉन्शियस थी, है ना, कि मुझे पता था कि मेरे को 5 मिनट ही निकालने हैं या 10 मिनट ही निकालने हैं। तो आई यूज टू गो डाउन एंड देन जस्ट ग्रीट देम कि नमस्ते एंड ऑल, एंड देन बैक टू माई स्टडी रूम। सो मेनी अ टाइम्स देयर वॉज अ काइंड ऑफ अ साइलेंट क्रिटिसिज्म ऑल्सो कि अच्छा कितना टाइम से तो पढ़ रही है, क्या होगा पढ़ के, क्या अचीव कर लेंगे। पापा को भी इनडायरेक्ट बोलते थे कि अब ग्रेजुएशन हो गई, सीएस भी हो गई है, लॉ तो मैं कर ही रही थी उस टाइम में, कि अब शादी कर देनी चाहिए, अगर सिविल सर्विसेज में होना होगा तो ऐसे किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा। दिस इज अ डायलॉग कि अगर उनकी किस्मत में लिखा होगा कि उनको अफसर बनना है तो वो तो बन ही जाएंगे। तो ये है कि सेटल कर दो शादी करके, एंड देन लेट द इन लॉज एंड द हस्बैंड डिसाइड इफ दे वांट, शी विल स्टडी, एंड देन इफ शी इज एक्चुअली destined टू बी, देन शी वुड बी सिलेक्टेड। कोई रोक नहीं सकता, सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट्स बहुत आते हैं। यू गेट लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस, एंड देन देयर शुड बी अ वेरी स्मॉल सबसेट इन योर लाइफ जिनसे आप बात कर सकते हो। मे बी 1 or 2 ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स, योर टीचर, योर गाइड, योर मेंटर, योर पेरेंट्स, कोई रिलेटिव ऐसे जो आप जिनको कुछ भी कभी भी बोल सकते हो, एंड दे विल नॉट जज यू। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, जब हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, और ये सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, दिस इज ट्रू फॉर एनी एग्जामिनेशन। इफ यू सी द डेटा, द केसेस ऑफ डिप्रेशन, द केसेस ऑफ सुसाइड्स, दे आर नॉट रिड्यूसिंग। इवन कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज थे उसमें काफ़ी राइज आया। वो राइज इसीलिए देखा गया, जब स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुए थे तो वो राइज इसीलिए देखा गया कि हम सोशल फैब्रिक को मिस कर रहे थे, मिस कर रहे थे, मूविंग आउट, आइसोलेशन में चले गए थे। मूविंग आउट विद द फ्रेंड्स, एंड अटेंडिंग द क्लासेस फिजिकली एंड चिट चैट्स, और वो सब हट गया था लाइफ से ना। इट वाज नॉट इजी फॉर द स्टूडेंट्स, वेरी डिफिकल्ट। एंड ऑनलाइन हो गया सारा चीज़ें, एंड ऑनलाइन डेफिनेटली कैनॉट रिप्लेस द फिजिकल, इट कैनॉट रिप्लेस द फिजिकल इंट्रैक्शन। एक्चुअली यूपीएससी की पर्टिकुलरली बात करें तो जैसा आपने कहा 10 लाख के करीब हर साल लोग फॉर्म भरते हैं या लोग तैयारी करते हैं, और
1200 के करीब जो हैं वो निकलते हैं, उनमें से भी 250 ही आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, राइट? तो इतना का मतलब 0.01% सक्सेस रेट है, अगर हम देखें तो इतना स्लिम सक्सेस रेट है। तो क्या इसका ये मतलब है कि बाकी जो सारे लोग इस रन में हैं, क्या वो सारे फेल्ड हैं, फेलियर्स हैं? और अगर इसका ये मतलब नहीं है, तो आप फेलियर से अपना रिश्ता कैसे इम्प्रूव करें? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लुक एट योर फेलियर ऑब्जेक्टिवली? क्योंकि जब हम फेल होते हैं, हम बहुत सब्जेक्टिवली देखते हैं। सब्जेक्टिवली देखना मतलब इन एसोसिएशन विद मल्टीपल थिंग्स देखते हैं कि मैंने कितने घंटे मेहनत की, मैंने कितने अटेम्प्ट्स कर लिए, मेरे साथ में कौन-कौन थे वो निकल गए, मेरे साथ जो लोग अभी जो पहले अटेम्प्ट में थे वो निकल गए, मैं कहाँ पे कोचिंग जा रहा हूँ, वहाँ पे क्या माहौल है। तो आप इन सब के एक तरह से परव्यू में इन सब से घिर कर अपनी फेलियर को देखते हो सब्जेक्टिवली, तो मुझे लगता है वो और मैग्नीफाई हो जाती है। ऑब्जेक्टिवली कैसे हम अपनी फेलियर से इनसाइट्स लें और लाइफ में आगे बढ़ें? सी वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर 1000 बच्चा पेपर दे रहा है, उसमें से एक सिलेक्ट हो रहा है, तो वो बाकी जो बच गए, दे आर डेफिनेटली नॉट फेलियर. What maybe the strategy did not work for them, and there is always a scope for improvisation. This is one thing. और वो improvisation जैसे मैंने देखा अभी रिसेंट के रिजल्ट में भी एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ. वन ऑफ द एस्पिरेंट ही हैज़ गिवन आई थिंक मेनी अटेम्प्ट्स 10 मैं यही पूछने वाली थी कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर टू मेनी अटेम्प्ट्स टू नो कि आप डायरेक्शन बदल देनी चाहिए। या सो यू नो दैट ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नीड्स टू बी डन. आप सालों साल तो लगे नहीं रह सकते हो. मैं वही कह रही हूँ कि आप बहुत सब्जेक्टिव जो आ रहे हो। सालों साल लगे रहना तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट. And there are many other options available, many other opportunities available beyond civil services also. For example, आप जैसे मैंने बताया कि आपका बर्निंग डिज़ायर क्या है. ठीक है, मान लिया कि आप अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर के रूप में विजुलाइज कर रहे हो. अब मान लीजिए आपने 2 3 4 अटेम्प्ट्स भी दिए और अगर आपका वो नहीं हो पा रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी. And accepting that reality, what could be your next best alternative? There are other Group A services also in India. You can join them. Or for example, if you're professionally qualified, you had some work experience earlier also in private sector, you can go back. You can work as a freelancer. You can go into education. We see now many aspirants जिनका नहीं clear होता है, वो coaching की field में चले जाते हैं. They become professors, they become teachers, you know. So जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की आप बात कह रहे हो वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यू नो डेफिनेटली यूपीएससी को क्लियर करने का एक अपना एक स्ट्रेंथ है, एक प्राइड है, एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में. बट दैट शुड नॉट कीप ऑन ऐसा नहीं कि उसी में ही आप लगे रहो. देयर हैज़ टू बी सम कट ऑफ. फॉर एग्जाम्पल आई सेड कि मैंने सोचा था कि मेरा सेकंड बेस्ट अटेम्प्ट होगा, हो सकता है कि मेरा सेकंड में क्लियर नहीं होता. आई एम नॉट श्योर कि मैं उस टाइम में क्विट कर जाती या मैं नेक्स्ट एक और देती. आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दैट. बट येस, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि जो और बहुत साल लगे रहे. सोनल जी, मुझे इसमें ना एक बड़ी डाइकोटमी नजर आती है. Yeah. डाइकोटमी, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल मैनर, कि जब एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो Yes. कि आपने कहा एक बहुत बड़ा प्राइड है इसको क्लियर करना, आप गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करते हो, रिस्पेक्ट होल्ड करते हो, वो सब करते हो, Yes. राइट? आप जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आप घंटों घंटों 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो. हमने जर्नी ऑफ आइसोलेशन भी डिस्कस किया, किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हो, कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन लगती है. तो बहुत नेचुरल है एक एस्पिरेंट के लिए गोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, गोल फोकस्ड होना. यू गेट अटैच्ड टू द गोल. अब जो निष्काम कर्म की भावना है, विच इज़ विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, दैट इज़ हाउ यू शुड डू योर कर्मा, दैट इज़ हाउ योर एक्शन शुड बी. But here, I feel that the design of the system is such that you are extremely attached to the outcome of it. So how does one, and kids are very young, like students are very young at this age, they don't have a lived experience, a rich lived experience जिसमें बहुत failures देख लिए हैं या बहुत holistic failures देख लिए हैं. पढ़ाई का failure is just one department of life. बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लाइफ है, तो आपने उतना एक्सपोजर आपको लाइफ का नहीं है. तो उस टाइम पे बहुत नेचुरल है कि आप एक यूनी डिमेंशनल वे में लाइफ को देख रहे हो, एंड दैट इज टू जस्ट गेट योर गोल. यू आर अटैच्ड टू द गोल. And now, when the success rate is 0.1%, naturally a lot of students are not going to achieve that goal. So how does one cultivate this very aware mindset that knows that there are more chances, way more chances of failing, and then you take that into
account and not be attached to your result. दैट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस. वी टॉक अबाउट कि आप किसी चीज़ में इतनी मेहनत कर रहे हो तो क्योंकि आप उसको प्राप्त करना चाह रहे हो. हाँ, मतलब how to बेसिकली मतलब कि अगर आप उसको दिल से नहीं चाहोगे तो बोलते यही है ना कि इफ़ यू डोंट desire it, if you don't have that burning desire, you will not give your 100%. So that is always a dilemma also for the students. मैं वही उसी डिलेमा पे आ रही हूँ बिकॉज वो इतना बेचारे इतने टाइम से वो एक अटैचमेंट हो जाती है. एंड मैंने अपने फ्रेंड्स के भी रूम्स देखे हैं मुखर्जी नगर में जब मैं जाया करती थी. मैं तो अपने घर में रह के ज़्यादा पढ़ी हूँ. तो वो जो रूम्स हैं उनके दे फिल्ड विद टारगेट्स, मैप लगा है, वर्ल्ड मैप है, एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंटायर विजन बोर्ड बना हुआ है सब. एंटायर रूम इज with your markers, with your stickers, with your notes. So this dilemma, this dichotomy is very real. What is important for students, which I always try to advise them, which is, I know it's not easy, कि माइंड में ना एक फॉल बैक करियर ऑप्शन को रखने की आवश्यकता है. वो एक तरीका है ऐसे डील एक ही रियलिस्टिक असेसमेंट करने की ज़रूरत है हमें कि जब 1000 बच्चे में से अगर एक ही का होगा तो आप उसमें होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स रोल प्ले करेंगी और वो सिर्फ आपकी मेरिट नहीं है, उसमें बाकी के बच्चे की भी मेरिट है. उसमें किस तरीके का पेपर आया, उसमें किस तरीके का आपने रिस्पॉन्स लिखा. मैनी अ टाइम्स पीपल नो अ लॉट बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वेल. उस पर्टिकुलर दिन आपका क्या माइंडसेट था, या उस पर्टिकुलर दिन Yes. आपके साथ क्या घटा, या कौन सी ऐसी चीज कैसे जिसका perform किया. रिड्यूस हो. फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू से पहले आई जस्ट शेयर, आपने बोला कि आपके साथ क्या घटा. इंटरव्यू की जब डेट्स आई थी उसके जस्ट कुछ दिन पहले मुझे चिकन पॉक्स हो गया. मैं यही बोलने वाली थी. एंड चिकन पॉक्स कि मिनिमम 2 वीक्स आर गॉन. और उसके बाद भी मतलब हीलिंग विल टेक टाइम एंड आई हैड अ बैड, क्योंकि मुझे बहुत शायद बचपन में कभी कोई पॉक्स वगैरह हुई होगी तो इतनी यंग एज में हुआ नहीं था मुझे, है ना. तो वो जब हुआ तो इट वॉज क्वाइट पेनफुल एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम कि हाउ मच डिमोटिवेटेड आई यूज टू फील कि मेरी इतनी तैयारी सब ठीक चल रही थी या मेरे को इंटरव्यू में अपीयर होना है एंड आई गॉट दिस पॉक्स. एंड वो पॉक्स 2 to 3 weeks आर वेस्टेड. यू कैन नॉट जस्ट अफोर्ड टू लूज दैट मच टाइम. एंड डिस्पाइट आप जितना भी कोशिश कर लो कि आपको पढ़ना है, बट the physical limitations are always there. You are under medications, you are isolated, and so there are many things. So students के लिए बहुत important है कि मतलब बिल्कुल एंड में जाके भी कई बार चीज़ें आपके फेवर में नहीं काम कर पाती हैं. There are many things which may affect your result. तो कैसे So, डिटैच होके काम वो करें रिजल्ट. डिटैच, मैं बोलूँगी डिटैच नहीं होना चाहिए. I always feel, because if you feel detached ना, you will not work for that. आपको उस चीज़ की इच्छा तो रखनी ही पड़ेगी ना आपको कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो प्राप्त करना है. वो इच्छा शक्ति तो प्रबल आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए. डिटैचमेंट मे नॉट लीड यू टू गिव योर 100%. एंड इफ यू आर गेटिंग 100% मोटिवेटेड, हैव दैट फीलिंग इन माइंड कि डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट आई मे नॉट बी एबल टू क्लियर दैट. बस ये एक माइंडसेट थोड़ा सा एक हमारा फॉल बैक होना चाहिए. और फिर एक माइंड में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि अगर हमारा नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी. ये एक अब अ वेरी ब्रीफ आइडिया यू शुड हैव. तो बेसिकली जिस ऑप्शन को लेके, जिस एग्जाम को लेके आप इतनी तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ एक कॉन्शियसली फॉल बैक ऑप्शन प्रिपेयर करते जाना आपको एटलीस्ट एक ऑप्शन दे देता है. अगर आप वो क्लियर नहीं भी कर पाते हो एग्जाम, तो आपके पास कुछ और है जहाँ पे आप डाइवर्ट हो सकते हो उस टाइम पे. तो आई थिंक ये आप जो हमें सजेशन दे रहे हो विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो. लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चा 16-18 घंटे एक ही चीज़ पढ़ रहा है, उसके पास कहाँ टाइम है कुछ और क्रिएट करने का, कुछ और जैसे मैंने ही अपने साथ में, मेरी भी तैयारी बहुत ही टफ इसीलिए टफ ज़्यादा हो गई थी कि सिविल्स के साथ साथ मैंने अपना LLB भी स्टार्ट किया, विच वॉज अ रेगुलर कोर्स. सो आई हैड टू अटेंड क्लासेज एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ. 3 साल का कोर्स था वो. और साथ में मैंने पार्ट टाइम जॉब भी अपना लिया एज अ CS, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ वर्क एक्स भी मुझे आ जाए. आई शुड नॉट बी टोटली आउट ऑफ टच of what is happening in the industry, and I should also get some salary. मतलब ये लगता है ना कि इतना पढ़ने के बाद भी आप सब कुछ पेरेंट्स से ही ले रहे हो, तो कुछ फाइनेंशियली भी यू शुड अर्न. सो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी.
एंड बैलेंसिंग। और क्या है कि यूपीएससी की पढ़ाई के अलावा फिर टाइम ही बहुत कम बचता है, बट क्या है कि कुछ ना कुछ वे आउट निकल जाता है। बेसिक For example, taking leave. So, for example, if you're working, so there are many students who are like working and then who are preparing, who are doing their post graduation and they are preparing. तो वो थोड़ा सा, जैसे मेरे भी एलएलबी के 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम मैंने दिए है ना, तो उस टाइम में जब मैं एलएलबी के एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मैंने यूपीएससी की पढ़ाई को थोड़ा ब्रेक दिया। तो ये तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा आपको, इफ़ यू हैव सम बिगर एस्पिरेशंस इन लाइफ। एंड इट इज़ ऑल्सो, अभी तो ऑप्शन ना कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के भी आ गए हैं। There are many things many courses and all which you can also do online, distance learning वाले हैं, जिसमें आपको फिजिकली जाने आने की जो टाइम है वो बच जाती है। एक्सप्लोर सम ऑप्शंस जिसमें यू आर बिल्डिंग अ प्रोफाइल ऑल्सो। तो अच्छा, what are the three wrong expectations that students aspire for UPSC exams or they want to become मतलब रॉन्ग कारणों से आना चाहते हैं मे बी। हाँ, मतलब कौन से ऐसे रॉन्ग रीजंस है, कौन से ऐसे 3 सबसे गलत कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं? स्टूडेंट्स या उनकी फैमिली उनको पुश करती है। आई मे इलेबोरेट इट अ बिट कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या उनकी फैमिलीज उनको बोलती है। सो आई थिंक एक रॉन्ग नोशन तो यही है कि हम बहुत ज़्यादा इसके साथ ना, हम एक इसको प्रेस्टीज सिंबल बना के चलते हैं। हमारे अब क्या है कि वी आर नॉट इन अ फ्यूडल सोसाइटी, राइट? जो सिविल सर्विसेज का जो पहले, जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट एंड 1951 में वी हैड द फर्स्ट वुमेन आईसीएस ऑफिसर मैडम अन्ना रजम मल्होत्रा। एंड तब से लेके अगर हम अब जर्नी की बात करें तो वो एक पहले जो एक फ्यूडल माइंडसेट था, एक कॉलोनियल माइंडसेट था, जो कि which the country had inherited, that is definitely no longer prevalent today. तो वो तो है नहीं, तो वो जो एक माइंडसेट है वो कहीं आज भी कई जगह पे रूल करता है। मतलब लोगों के मन में लगता है कि आप आईएएस आईपीएस अफसर बन गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सो एक तो वो है रॉन्ग इम्प्रेशन है, आई वुड से दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। इट्स नॉट अ रॉन्ग रीजन, इट्स द रॉन्ग परसेप्शन which is making you, kind of trying to enter into civil services. The second reason which I can feel is, or the allurement is that you think that you will get too much of power, कि आपको कुर्सी की पावर मिलेगी। Is that not the case? No, definitely not. You What don't have a you lot get, of power. you get responsibility, and the responsibility which you get is all driven by the law. हम एक बड़े ही रेगुलेटेड सिस्टम में काम करते हैं, और हर सिविल सर्विसेज में आप देखिए कि एक आईपीएस की नौकरी, एक आईएएस की नौकरी, एक देयर इज़ अ, फॉर टेकिंग एवरी डिसीजन देयर इज़ अ सेट रूल, देयर आर दिस प्रोसीजर्स विच यू हैव टू फॉलो, एंड यू जस्ट cannot take that decision, oh, because you are an SDM, you are a DM, so you're taking a decision. No, that is governed that by that particular rule, legislation, policy, guideline. उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो दैट इज़ अ रिस्क विच यू आर टेकिंग, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द प्रेस्टीज। द सेकेंड थिंग इज़ ऑफ कोर्स द पावर, एंड थर्ड, I should not say, but yes, even today many people enter for kind of other perks which they feel are associated with the civil services, जो उनको लगता है कि गाड़ी है, रेजिडेंस है। एंड सोशल मीडिया की, आपने डिजिटल मीडिया की बात की, तो अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक रील में देख रही थी। वो कोई ऐसे ही इंस्टाग्राम पे कोई प्लेटफॉर्म था, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट उसमें ऐसे दिखाया हुआ है कि एक आईएएस ऑफिसर की शादी के लिए वो जा रहा है, एक मेल ऑफिसर जा रहा है, और उसकी जो खुद की गाड़ी है उसके आगे 4 गाड़ियां हैं और उसके पीछे 4 गाड़ियां हैं। ऐसा तो रियलिटी में होगा नहीं कभी। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। यू नेवर गेट दिस, मैं त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में जब मैंने काम किया तो हमें पायलट एस्कॉर्ट तब मिलता था। वो इसलिए मिलता था क्योंकि दोज वर इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज। इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया में एज अ डीएम, एज अ कलेक्टर आपको मूव करना है तो आपको सिक्योरिटी में मूव करना ही पड़ेगा। बट अब तो यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव रेड ऑल्सो ना, कि लाल बत्ती भी ये हो गई है, हट गई है। यू गेट सम डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स दैट ऑल्सो ऑन द व्हीकल्स विच आर ऑन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, विच आर ऑन एमरजेंसी ड्यूटी। ठीक है, तो ये सब तो जो फॉल्स नोशंस है ना जो क्रिएटेड है, ये भी एक बहुत बड़ा मिसलीडिंग फैक्टर है। और कि भाई
बहुत पर्क्स मिलेंगे, बहुत पर्क्स नहीं मिलते हैं। बहुत ही बेसिक हमारा जो सैलरीज़ हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर से कंपेयर भी नहीं कर सकते आप। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जो आपने कहा पर्क्स होते हैं, सैलरी होती है, लोग उससे भी अट्रैक्ट होते हैं और सो आपने 3 चीज़ों की बात की, वन इज़ परसेप्शन, पावर एंड पर्क्स। दीज़ 3 आर रॉन्गली परसीव्ड इन आवर माइंड और जिस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी They get misled and yeah. So what is the salary of an IAS officer? What are the perks that you get? यू नो फ्रैंकली सैलरी तो हमारी बहुत मिनिमल ही होती है और कितनी होती है अगर मैं अमाउंट तो इट्स बेटर आई शुड नॉट मेंशन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अब तो आप बहुत स्टार्टिंग इज आल्सो वेरी मिनिमल यू नो एंड इफ वी कंपेयर विद द कॉर्पोरेट सेक्टर इट इज़ वेरी वेरी लेस। और अगर हम पर्क्स की बात करते हैं तो हमारा जैसे ट्रेनिंग डेज जो होता है तो ट्रेनिंग में आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए कुछ मिलता है एंड देन यू स्टे इन सर्किट हाउस बिकॉज आप उस टाइम में जस्ट एक एज असिस्टेंट कलेक्टर यू जॉइन द डिस्ट्रिक्ट एंड डेफिनेटली यू डोंट गेट रेसिडेंस अलग से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई स्पेंड माई डेज इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी डज द सेम थिंग कि इनिशियल ट्रेनिंग के डेज में हम सर्किट हाउसेज जो होते हैं गवर्नमेंट के उसमें हम रहते हैं इन अ रूम और इन अ सूट जिसमें स्वीट रूम जिसमें आप एक छोटे से किचन कोशिश करते हो इस्टेब्लिश करने की, कई जगह पे वो भी नहीं हो पाता है एंड यू गेट मे बी अ काइंड ऑफ अ शेयर्ड व्हीकल समटाइम विच द अदर ऑफिसर्स आर ऑल्सो यूजिंग। सो यू नो द अभी पर्क्स तो क्या है कि बहुत मिनिमलिस्टिक हो गए हैं एंड ऑफ कोर्स द पे कमीशंस हैव रिवाइज्ड द पे स्ट्रक्चर्स बट दिस इज नॉट यू नो इन कंपैरिजन विद द अदर थिंग्स एंड बट येस इसमें आई डेफिनेटली फील कि लोग इसमें सैलरी के लिए और उसके लिए तो ज्वाइन नहीं करते हैं। दे डेफिनेटली मतलब जो जेन्युइन है नहीं करना चाहिए। हाँ या नहीं करना चाहिए जेन्युइनली जिनको सिविल सर्विसेज में आने का रुझान है वो देश के लिए कुछ अपनी काबिलियत यूज़ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जेन्युइनली यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड विदाउट यू नो बॉदरिंग मच अबाउट हाउ मच इज़ योर सैलरी बट ये है कि हाँ यू आर टेकन केयर ऑफ। मैं यही बोलने वाली थी कि आप तो टॉपर थे, आपकी रैंक 13 थी, फिर भी आपको त्रिपुरा भेजा गया एक फार ऑफ एरिया में, तो ऐसा कैसे? मतलब इज इट नॉट मेरिट बेस्ड कि अगर आपके अच्छे रैंक है तो आप अच्छे थोड़े कंफर्टेबल रीजन्स में आई फील कि शायद त्रिपुरा जाना मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हुआ क्योंकि मैंने बहुत कुछ नया सीखा। आई लर्न बंगाली देयर सो मेरे को बंगाली आ गई तो थोड़ा बहुत मैं असमीज़ भी मुझे समझ में आती है, उड़िया भी मैं समझ लेती हूँ। तो यू नो इट हैज़ एडेड to your skill set. It has added to my confidence because I stayed many years there alone. Almost 8 years I was alone because my family, my husband, they were all here. So कार्डर सिस्टम क्या होता है यूपीएससी में चेंज होता रहता है। तो मेरे टाइम में कार्डर सिस्टम ये था रोस्टर। सो रोस्टर बेसिकली मूव्स अल्फ़ाबेटिकली एंड इट यूज टू डिपेंड कि वो लास्ट ईयर कहाँ पे किस अल्फ़ाबेट पे एंड हुआ होगा एंड देन नेक्स्ट ईयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। सो हमारे साल में रोस्टर स्टार्ट हुआ था यू से, उत्तराखंड से। तो रैंक 1 गॉट उत्तराखंड कार्डर और फिर वो अल्फ़ाबेटिकली मूव करते 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 मेरा जो टर्म 13th रैंक पे आया तो आई गॉट मणिपुर त्रिपुरा कैडर, एम्प्टी कैडर, जॉइंट कैडर था। तो बट वो यूपीएससी का जो ये सिस्टम है ये चेंज होता रहता है बीच में। फिर इट वाज ऑल टोटली बेस्ड ऑन योर रैंक। Now they have a system in which they have, you know, clubbed few states. So now there is a zoning system in which you can choose your zone and within zone also you can opt for your states. wow So वो कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है बट आई थिंक आई फील कि वट एवर हैपन्स इज इट हैपन्स फॉर गुड। त्रिपुरा में गई शायद इस वजह से मेरे हस्बैंड सर्विस में आए। एग्जैक्टली मैं ये बोलने वाली थी कि उन्होंने आपको फॉलो किया। उन्होंने मेरे को देखा कि फिर मैं मैरिज के बाद सो ही वॉज द वन एक्चुअली हु एक्चुअली सपोर्टेड मी when I wanted to come into civil services. अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपके हस्बैंड वाज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और एक लंबा उनका कॉर्पोरेट करियर था 10 साल के करीब, और फिर आपकी जर्नी देख के और आप त्रिपुरा में अकेले रह रहे थे, उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। हाँ। और आज वो भी एक आईएएस ऑफिसर है, IRS ऑफिसर आईआरएस ऑफिसर है। तो Customs प्लीज इसके बारे में भी बताओ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, शादी के बाद स्पेशली इन इंडिया लड़कियां अपने हस्बैंड को फॉलो करती हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड किसी और कंट्री में रिलोकेट हो रहा है तो वाइफ उस हिसाब से अपना लाइफ का प्लान बनाती है,
अगर हस्बैंड की जॉब किसी ऐसे जगह पे है तो वाइफ उसके साथ जाती है। ये बड़ा कम देखा गया है कि जो हस्बैंड है वो अपना पूरा सेफ्टी नेट वाला कॉर्पोरेट करियर जिसमें 10 साल ऑलरेडी हो गए हैं, एंड ही वाज इन ईवाई, जो कि इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज, PwC विच इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड टू वर्क विद ग्लोबली। ठीक है, उसमें थे एक सिक्योर पोजीशन पे, वो सब छोड़ छाड़ के किताबें खोल के बैठ गए कि अब मैं भी 2-3 साल तैयारी करके पढ़ो। और ये सब तब हो रहा है व्हेन यू आर ऑलरेडी मैरिड, आपकी एक बच्ची है, एंड ऑल ऑफ दैट। सो हाउ हैज दैट जर्नी बीन? सो इंस्पायरिंग टू हियर। So we knew each other. We have been knowing each other since 2003 or so. And CS की पढ़ाई के टाइम में हम लोग साथ में मिले थे. We were just friends, good friends. एंड जब फिर मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में जब फैमिली से डिस्कस किया तो इनिशियली वो अग्री नहीं किए. फिर 5-6 महीने काफ़ी टेंशन रहा. बट ही वॉज द वन, आदित्य इज़ हिज नेम. ही वॉज द वन हु ऑलवेज केप्ट ऑन मोटिवेटिंग कि नहीं, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो. आई एम We believed in you fully. या एंड देन मतलब मेरी फैमिली एंड आदित्य, इनफैक्ट रिजल्ट भी मुझे आदित्य ने ही बताया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ. बिकॉज उस टाइम में इंटरनेट हमारे पास नहीं था, मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं था. वो घर में हमने वो लिया हुआ था जो डेस्कटॉप पे लिमिटेड आवर्स का आता है ना, तो उस टाइम में ऐसे कनेक्शन होते थे। या डायल अप कनेक्शन. सो यूपीएससी जाके रिजल्ट बेसिकली देखा जाता था. एंड आई वाज स्टेइंग इन माय हाउस इन पीतमपुरा. तो वो फिर उन्होंने फ़ोन करके ही वेंट टू यूपीएससी एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड कि सिलेक्शन हमारा हो गया एंड रैंक 13th आई है. सो आई कुड नॉट बिलीव कि मुझे लगा कि नहीं झूठ ही बोल रहे हैं करके ना. तो देन टिल आई सॉ इट ऑन माय डेस्कटॉप, till that time I could not believe. And so he has been with me since my those days of journey. And then मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हमने फिर घर में बताया कि बिकॉज रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं स्पेशली लड़कियों के लिए. फिर पेरेंट्स को चिंता रहती है कि अब शादी करके सेटल करें. तो फिर मैंने घर में बताया. तो माय पेरेंट्स हैड नोन हिम बिकॉज ही यूज्ड टू कम टू आवर हाउस डेफिनेटली फॉर द स्टडी पर्पस एंड ऑल. तो वो फिर इनिशियली वो नहीं माने क्योंकि एक थोड़ा हमारे इंटरकास्ट भी नहीं, मैरिजेस का प्रचलन नहीं रहा है. तो वो भी वी वर नॉट ऑफ द सेम कास्ट कम्युनिटी. सो दैट वाज आल्सो, सो वो भी थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा. फिर देन दे अग्रीड. फिर जब अग्री हुआ तो फिर हमारी शादी हुई. जून 2009 वी गॉट मैरिड. एंड बाय दैट टाइम आई जॉइन त्रिपुरा. और त्रिपुरा ज्वाइन किया तो क्या है कि इनिशियली चैलेंजिंग तो था ही, अकेले रहना एंड प्लस लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मीटिंग डिफरेंट पीपल. एंड मैं कभी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बाहर कभी मैं गई नहीं थे एक्चुअली. इवन लबासना जाना वाज द फर्स्ट हॉस्टल फॉर मी, मसूरी में, फॉर माई ट्रेनिंग. सो देन आदित्य वाज ऑलवेज देयर, वेरी सपोर्टिंग. एंड देन आफ्टर से 2 years और सो ही हिमसेल्फ सेड कि नहीं, लेट मी ऑल्सो ट्राई एंड कम टू सिविल सर्विसेज, वी बोथ विल बी इन गवर्नमेंट, तो लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी. And he was at that time, earlier he was in PwC, then he was into the corporate legal department of corporate regulatory department of ENY. He was working in Gurgaon in the ENY office. So उस टाइम में उन्होंने decide किया, and it was not easy because I was there, he was here. Then he took a sabbatical. Then he took a sabbatical. First attempt में उनका फिर इसमें आया था, डेनिप्स में आया था, Delhi Andaman Nicobar Police Service. Then he wrote the exam again and he got into IRS, Customs and Excise. In the same year, my daughter was born. So I took a leave from there on maternity leave. I stayed in Gurgaon, had my baby, and then I went off. So that is how, like, पहले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जब मैं सिविल्स में आना चाहती थी. फिर मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया, वहाँ काम किया. फिर हम नहीं, जैसा भी हुआ, मतलब ही यूज्ड टू कम जितना भी आ सकते थे. एंड देन आई ऑल्सो ट्राई टू सपोर्ट हिम. एंड देन ही made up his mind and he got selected and our family also expanded. So things were not easy, but I think life की beauty यही है कि struggles के साथ साथ ही आप आगे बढ़ते हो. Then when my daughter was born, उसके बाद leave के बाद फिर I joined back Tripura and I got my, this you were asking about the DM, the Deputy Commissioner post. So May 2014 में I got my posting as the DM and Collector Gomti District. So I was staying with my daughter, and because my husband then went off for his training at Nasin and at Hyderabad and Faridabad, he got his training. And 2016 में I came on inter-cadre deputation to Haryana. So basically starting से लेके 2016 जुलाई में जब मैं हरियाणा में आई हूँ, तब तक हम लोग अलग ही रहे हैं. Almost 8 years of your first 8 years of your marriage. Yeah, it was almost distant kind of a thing.
but that support I think was always there. एज अ सिविल सर्वेंट आप जो डिसीजंस लेते हो, आप जो रिफॉर्म्स बनाते हो, सोसाइटी में क्या चेंजेस अभी रिक्वायर्ड है, ये सब जब आप कॉल्स लेते हो, तो इस डिसीजन में कितना इन्फ्लुएंस आपको आता है ऊपर से, या पॉलिटिशियन से, या किसी और फोर्स से जो आपके काम में डिले कॉज करता है? डज दिस हैपन? Yeah, there is lot of influences. There are many a times you intend to do things in a different way, but you're not able to execute in that particular way. Many a times, there are resource limitations. There is human resource constraint. हमारे गवर्नमेंट में अभी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है. We don't give that much emphasis on trainings. We don't equip our especially the lower personnel. Abhi, of course, government is trying through various, Karma Yogi and all those kind of capacity building training programs are there. IGOT platform is there. But क्या है ना कि वो behavioral thing जो down level पे है, जो skill set है, वो आज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं missing है. और financial constraints भी कई बार आते हैं. सो यू डोंट हैव बजट फॉर एग्जांपल कोई एक सड़क ख़राब है, आपको पता है कि वो बहुत अर्जेंट है, और उसका अप्रूवल आप लोगे डिपार्टमेंट से. बाय दैट टाइम यू गेट समटाइम्स दैट मानसून सीजन इज़ ओवर. सो दैट प्रायर प्लानिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड सो दैट जो आपका जो पीक टाइम है जब आपको वो इशू नहीं आना चाहिए, आप उससे पहले उसके लिए तैयार हो रहे हो. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑफिसर की वर्किंग में, दैट यू प्री प्लान, you preempt what could be the problems in my district, and then you are taking preparatory actions. और इसमें क्या है कि बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है. और क्या है कि एक्टिविज्म के नाम पे भी लोग अभी क्या है ना कि बहुत गलत भी प्रेशर्स भी क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर. बट दैट शुड नॉट डिटर यू. द क्रक्स इज दैट यू आर आंसरेबल for what decision you are taking, so that empathy, compassion, and that legal morality, that should be guiding the officers, एंड नॉट द प्रेशर और द इन्फ्लुएंस और somebody. सबसे ज़्यादा क्या होता है, ट्रांसफर्स हो जाते हैं, तो दैट डज नॉट मैटर मच. आप एक जगह से दूसरी जगह ही जाओगे, वो तो इन एनी केस कभी ना कभी तो जाना ही है. बिकॉज हमारी पोस्टिंग ऐसे नहीं है कि आप 3-3 साल एक जगह रह लोगे. 1 साल में 1.5 साल में ऐसे भी ट्रांसफ़र हो जाना है. थोड़ा पहले भी हो जाएगा तो इट डज नॉट मैटर. आई होप जो पॉलिटिशियंस है या जो लोग आपके ऊपर होते हैं वो एपिसोड ना देखें और उनको ऐसा ना खबर हो कि लोग अब ट्रांसफर से डर नहीं रहे हैं, तो अब तो हमारी अल्टीमेट पावर थोड़ी कम हो रही है, कोई और तरीके ढूंढ लें. द पॉइंट इज, मैंने जिनके साथ भी काम किया है या अभी तक जहाँ भी मेरी पोस्टिंग्स रही हैं, कुछ एक इम्प्रेशन तो मेरा ऑलरेडी कैरिड ऑफ है ही. वो कैसा इंप्रेशन है? आप वो कड़क वाली वो सिंघम स्टाइल वाली ऑफिसर हो या कैसे? नहीं, आई हैव बीन ट्राइंग टू बैलेंस आउट, एंड सिचुएशंस एडवर्स नहीं होना चाहिए. अच्छा, सिचुएशंस बहुत एंटी नहीं होना चाहिए, and that is where your interpersonal relations also as an officer, they also help. Your informal channels of communication, your informal networks within the society, they're also very important. how do you get to know of a common man's problem and how do you ensure that it is coming to you via right resource? हमारी तो जो एक नॉर्मल जो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल का जो सिस्टम है वो तो है ही गवर्नमेंट में. बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी और ग्रीवांस से जो आता है, सी सो जनरल जो लोग आपके पास जो डायरेक्टली मिलने आ रहे हैं आपके ऑफिस में, फॉर एग्जांपल 11 to 1 इज़ द ऑफिस टाइम ऑफ मीटिंग पीपल. जनरली जो लोग अपनी दिनचर्या से टाइम निकाल के आपके पास आ रहे हैं वो तो जेन्युइन ही होते हैं, क्योंकि कोई अपना इतना समय नहीं खराब करता है. हाँ, वो मिसक्रिएंट्स तो सब जगह होंगे ही, जिनको अपना कोई उनका कोई पर्सनल एजेंडा है या किसी की ये तो कोई मिसगाइडेड लोग हैं, तो दे आर सेपरेट. बट जनरली जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई लोग आपके पास में, कलेक्टर के पास में, एक एसडीएम के पास में समस्या लेके आ रहे हैं, तो वो जेन्युइन ही हैं. कई बार सोल्यूशन उसका इमीडिएट नहीं होता है. प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आपके पास इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होता है, सोल्यूशन माइट बी लॉन्ग टर्म. सो टू इंश्योर व्हाट यू आर आस्किंग, टू इंश्योर कि आपके पास कंप्लेंट्स आए, तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आप एक्सेसिबल हों लोगों के लिए. यू आर मीटिंग पीपल. इट इज़ नॉट लाइक कि आप जिस टाइम में आपको मिलना है लोगों से, आपका ठीक है कई बार अर्जेंसीज आ जाती हैं, बट इट शुड नॉट हैपन दैट एट दैट पर्टिकुलर मीटिंग टाइम आप हर बारी मीटिंग रख रहे हैं. यू आर हैविंग योर डिपार्टमेंटल रिव्यूज़, सो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड. सेकेंडली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यू शुड हैव फील्ड विजिट्स. आपके जो फील्ड विजिट्स और इंस्पेक्शंस होते हैं, स्पेशली इफ दे आर सरप्राइज, यू गेट टू नो द रियल प्रॉब्लम.
कि आप अगर बिना बताए अगर सपोज निकल जाएं, सपोज मॉर्निंग में फील्ड विजिट करने, आप अपने स्टाफ को बस ये बोल दें कि आप जा रहे हैं, यू डोंट टेल द एग्जैक्ट लोकेशन और यू डोंट टेल फॉर व्हाट पर्पस और व्हाट वर्क्स यू विल रिव्यू, दैट ऑल्सो हेल्प्स because then staff would be at toe. But when you interact with the people, जब आप फील्ड में गए हैं, definitely take feedback from the people who are staying there. You will get to know कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, और लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, इससे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है जानने का कि कंप्लेंट्स आपके पास जो आ रही हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। सोनल जी, हमने काफ़ी सारी बातें की. वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्राइड एंड द प्रेस्टीज, द बर्निंग डिज़ायर, पैशन, टाइम मैनेजमेंट, डिफरेंट टेक्निक्स, चैलेंजेस क्या आते हैं, पावर, इन्फ्लुएंस, करप्शन में भी. इस सब के बीच में हैप्पीनेस की बात जो है वो काफ़ी बार मिस हो जाती है. और इसलिए मुझे लगता है कि वी आर समवेयर नॉट क्रिएटिंग वेरी हैप्पी professionals. I'm not just targeting civil services here. Other I'm just saying services, other services as well. things also. But we are not prioritizing somewhere happiness. वो word लोग बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, तो definitely जो है उसकी manifestation भी कम हो रही है और physically हमें फिर दिख कम रहा है. तो what is your mantra and where is the scope to create happiness in your day-on-day life with the work that you're doing? सो जो मैंने बर्निंग डिज़ायर की बात की, उस डिज़ायर से ही आपकी हैप्पीनेस आई थिंक डिराइव होगी. सो हमने वो फ्रेज हम सब ने सुना है कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव. सो डू व्हाट यू लव. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांटेड टू बी इन सिविल सर्विसेज, आई एम हियर, सो आई एम डूइंग व्हाट आई एम लविंग. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये मुझे मोटिवेशन दे रहा है. एंड इफ इट इज स्टॉपिंग गिविंग मी मोटिवेशन, देन व्हाट एल्स, व्हाट फर्दर. एंड हैप्पीनेस की जो हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन और जो हमारी मेंटल वेलनेस है, इससे भी रिलेटेड है. Exactly. और कहीं ना कहीं हमें बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज फील कि अगर आप फिजिकली एक्टिव, फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, इट्स इज़ नॉट अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल कि आप जिम में जाके वेट्स उठा रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. इट इज़ feeling your activeness, and it is also about your mental wellness. तो वो mental wellness को कैसे develop करना है? People have different techniques for that, yoga, meditation, and laughter therapies. I go for my walks in Lodi Garden generally, that is near to my house. So मैं वहाँ देखती हूँ कि बहुत ग्रुप्स हैं जो कॉमन उसमें लाफ्टर थेरेपीज कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसको हमें क्या बोलते हैं ना, अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करना चाहिए. हमने जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तैयारी, प्रिपरेशन, प्रेशर, ये सब चीज़ें तो एक्सटर्नल है. और शायद आपका एक्सटर्नल भी उस तरीके से एनवायरनमेंट बना होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हाँ, इम्पोर्टेंट. वो उस तरह से बना होता है कि शायद कहीं ना कहीं सिस्टम ही आपको उस दिशा में बढ़ा रहा होता है. लेकिन जो आपकी हैप्पीनेस है ना, उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है. आपको खुद ही समझनी होती है, फिर पैदा भी करनी होती है, क्रिएट भी करनी होती है, उसको कल्टीवेट भी करना होता है, उसको लॉन्ग लास्टिंग भी बनाना होता है. ये सब आपको खुद ही करना है. इसके लिए कोई सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और वो आपको ऐसे मॉड्यूल्स में नहीं डालेगा. जैसे कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो आपको ऐसे सिस्टम, स्ट्रेटेजिक सिस्टम में डाला जाएगा कि आप कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, कैसे आप अपने आप को साइकोलॉजिकली शार्पन करो, कैसे आप डिसीजन मेकिंग को इंक्रीज करो. वो एक सिस्टम का पार्ट है. लेकिन ये हैप्पीनेस की जो जिम्मेदारी है ना, ये सारी हमारे खुद के ऊपर है. तो आई रियली विश कि इस एपिसोड से जो यंग एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी हैप्पीनेस की बात करना ज़्यादा शुरू करें. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ. या आपके साथ जो घट रहा है, आप कहीं ना कहीं उसके लिए खुद जिम्मेवार हैं. और वो खुद जो आप जिम्मेवार हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें कई बार हम भी वी कभी sometimes curse the situations, we sometimes curse we tend to blame the circumstances कि अच्छा अगर ऐसे नहीं होता तो मेरे साथ ऐसे नहीं होता. ठीक है, आई अग्री that there are many things which are out of your control. For example, आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है. Despite the best preparation, you are losing time, you are late for a meeting. That is a separate thing. But your frame of mind, your positive confidence, your positive self-belief, and I think your happiness, your positivity, basically जो हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, आजकल बहुत बात होती है पॉजिटिविटी के ऊपर, ये पॉजिटिविटी को
अपने अंदर अपने बिहेवियर में डेवलप करना, ये खुद ही करना पड़ेगा और ये भी जानना पड़ेगा कि हमें खुशी मिलती कैसे है. हाउ इज इट दैट वी आर एबल टू बी हैप्पी, वी आर maintaining our happiness? It could be your friends, it could be your family, it could be reading a book, or it could be just sleeping off. Anything which relaxes you, anything, I'm not an expert on mental wellness. I am not read psychology per se. But मेरे लिए happiness का meaning वही है कि जिससे मुझे लगता है कि हाँ मेरी लाइफ ठीक चल रही है. That is happiness for me. Last conversation with you here. A question that I ask all of my guests, and that is their definition of success. What is your definition of success? Give me a mantra, give me a blueprint. I think for me, success means happiness. Success means doing what I actually love. For example, conversating with you. Yes. I have enjoyed it. Conversating with the young, bright minds in the colleges, universities. I enjoy it. That is my success. And what is my success is that if by sharing my journey or by sharing my limited experience and insights, अगर उन 150-200 बच्चों में से एक या दो को भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस क्लिक कर गया, so that is my happiness, that is my success. And I think that is my success mantra for my life कि अपने ऊपर विश्वास करके मैं आज तक चलती आई हूँ. बहुत सारे challenges आए, बहुत सारी difficult situations आई. त्रिपुरा में काम किया, हरियाणा में काम किया, पर्सनल फ्रंट पे बहुत इश्यूज आते हैं, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या मेरे साथ में मुझे लगता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यही है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा है. और यही जो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो मेरा पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ है, यही शायद मुझे हिम्मत देता है, यही शायद मेरी स्ट्रेंथ बनता है मुझे आगे तक ले जाते रहने में. दैट इज़ वाई आई थिंक I have been able to sustain the challenges, the obstacles, the difficulties in my life, and I have been trying to contribute my bit to the society in my different capacities, not only as an officer but also, as an individual, as a human being. I really hope that from this episode, whoever is listening to us takes away the message of being self-confident, आत्मविश्वास को समझें और कल्टिवेट करें. साथ ही साथ जो आपने प्लान बी की बात की, उस पे भी कैसे आपके लिए क्या वर्क करता है. हमने जैसे बात की कि हर किसी के लिए डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं. सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट स्टिक्स फॉर यू, वो चीज़ें निकालना. बाकी जो हमने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के चैलेंजेस को एड्रेस किया, वो चीज़ें, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का रास्ता, तो बहुत सारे ब्यूटीफुल टॉपिक्स एंड टेकअवेज हमने यहाँ पे कवर किए हैं. सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू. No, it's beautifully translated through your story. So I want to thank you, Sonal Tisha, for joining me on the Journey Within podcast. Thank you so much having me over here. And viewers को एक ही बात मैं एंड में बोलना चाहूँगी कि life is a beautiful journey, and this journey has to be from within. Thank you for watching today's episode. If you're appearing for the UPSC entrance exam or any other entrance exam, comment section में लिख के ज़रूर बताइए. We'll send you our best wishes. And other people who are watching this episode, let us know what you learned from this episode. And if there are any questions जो आंसर नहीं हो पाया, वो भी ज़रूर comment section में लीजिए. Thank you for supporting. Do subscribe, like, comment and share. I'll see you in the next episode.